नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल लाइव विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हैं इस वक्त नी रिवर्सल प्रोग्राम में। नी रिवर्सल प्रोग्राम में हम जानेंगे क्लिनिक के उन आयामों को जिसमें हम एक्यूपंक्चर, मॉक्सिवेशन दोनों को साथ लेकर चलेंगे और साथ लेकर चलेंगे पूरे क्लिनिकल माहौल को। आप कहेंगे सर ये मैं थोड़ा सा जस्ट दे देता हूँ, कुछ लोग नए हैं इसलिए। पूरा क्लिनिकल माहौल का मतलब ये हो गया, जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है, आप वहां से लेकर पेशेंट जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक की यात्रा करवाऊंगा। तो इसका मतलब हो गया पेशेंट का आना, आपसे बात करना, कंसल्टेंसी कराना, काउंसलिंग कराना, फिर उसके बाद होम केयर करना, आपको उनको एजुकेट करना, उनको कुछ एक्सरसाइज के लिए बताना, उसका सही पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो वर्चुअल क्लिनिक से देखना। क्लिनिक एक्यूपंक्चर का जो चलता है, अगर मैं निडल की बात करूं तो कौन कौन साइज की निडल लेंगे। अगर मैं नन निडल की बात करूं जिसमें एक्यू पेन स्टिमुलेटर है उसकी बात होगी। जो लोग मशीन का इस्तेमाल करेंगे वो दो प्रकार से करेंगे, निडल स्टिमुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, और जो लोग एक्यूप्रेशर में हैं वो निडल पर पैड इस्तेमाल करेंगे। पैड फिर दो प्रकार के होंगे, एक होंगे यूज एंड थ्रो वाले, एक होंगे परमानेंट वाले। अब उससे अलग आते हैं तो वहां पर इस्तेमाल एक्यूपंक्चर के साथ चोली दामन का साथ जो है वो है मॉक्सिवेशन का। बिना मॉक्सिवेशन के कोई भी पेन क्लिनिक नहीं चलता है अगर वह टीसीएम का है तो टीसीएम का मतलब हो गया एक्यूपंक्चर एंड मॉक्सिवेशन। तो मॉक्सिवेशन में फिर आपको वो सारे मॉक्सिवेशन मालूम होने होंगे जो हम नी पेन वालों को क्लिनिक में देते हैं, जिसमें क्वाड्री मॉक्सिवेशन और थंडर मॉक्सिवेशन, प्रेस मॉक्सिवेशन, कैंडल मॉक्सिवेशन, वार्म नीडल मॉक्सिवेशन, ऐसे तमाम प्रकार के मॉक्सिवेशन है। और घर में करने के लिए फिर पेशेंट को देते हैं जिसमें हम देते हैं टाइगर वार्म मॉक्सिवेशन। आप लाइव विद खंडेलवाल चैनल पे चले जाइए, वहां पर आप टाइप कीजिएगा टाइगर वार्म मॉक्सिवेशन। 8 वीडियो मैंने वहां पर पूरे क्लिनिक के दिए हुए हैं, नहीं तो आप व्यक्तिगत रूप से भी 9435021306 पर व्हाट्सएप करके मांग लीजिएगा, हम 8 वीडियो आपको दे देंगे। आप देख लीजिएगा, लेकिन उस पर कॉल की सुविधा नहीं है, कॉल मत कीजिएगा उस पर। और रही बात है, अब इससे आगे चलेंगे तो पेशेंट को फिर पहली बार हम कंसल्टेंसी करते हैं, वहां पर फिर होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट की इच्छा होगी तो आपसे इलाज कराएगा, इच्छा नहीं होगी तो नहीं कराएगा। तो ट्रीटमेंट और उसके बीच में आपको करना होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद दो और चीज होगा, एक होगा उसका होम केयर और एक होगा क्लिनिकल केयर। क्लिनिकल केयर में फिर आपको क्या करना होगा, उस पर कपिंग, फायर कपिंग, ड्राई कपिंग, ब्लड लेटिंग, प्लम्बशम, ये जितने भी प्रकार के एक्यूपंक्चर के साधन हैं वो सारे इस्तेमाल करने होंगे। और ये सारी बातें करूंगा मैं धीरे धीरे बाद में। लेकिन सबसे पहले क्या है, मैं यह जान चुका हूं कि आप लोगों का बैकग्राउंड जो है वो एक्यूपंक्चर का है या एक्यूप्रेशर का है या फिजियोथेरेपी का है। तो मैं तीनों एंगल से उस चीजों को लेकर चल रहा हूं जो हमारे टीसीएम पॉइंट के होते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर आज पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, तो पहली बार में संक्षेप में हम चलेंगे। संक्षेप में चलने का मतलब होता है कि वो सारे सवाल जो मैंने आपसे प्राप्त किए हैं पहले उन सवालों को ले लेता हूं, उस सवाल के आधार पर कौन सा एक्यूपंक्चर पॉइंट इस्तेमाल होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये है कि सर, मैंने हाल में ही सुजोग से टीसीएम की तरफ शिफ्ट किया है, मैं सुजोग ज्यादा करता हूँ या करती हूँ, और मैं अभी टीसीएम में आया हूं तो अभी मेरे को उतना निडल का कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कि मुझे सुजोग में है। तो क्या मुझे सुजोग के साथ बॉडी एक्यूपंक्चर जो टीसीएम का एक्यूपंक्चर है वह करने से या सुजोग करने से और टीसीएम करने से किसमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा? तो इसका सवाल का आंसर है, अगर पेशेंट एक्यूट कंडीशन में है या आपको तुरंत उसको एक बार के लिए आराम दिखाना है तो सुजोग आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। अगर आप उसको परमानेंट और लॉन्ग टर्म रिलीफ देना चाहते हैं तो टीसीएम आपका हथियार होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल के साथ एक पार्ट 2 सवाल भी किया गया है कि सर, चूंकि मैं सुजोग से छोटे निडल से इलाज करती थी, अब यहाँ पर मेरे को बड़ी निडल है तो मेरा कॉन्फिडेंस अभी आया नहीं है। ये है सवाल नंबर 1। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे कि उन्होंने एक वाकया बताया कि हाल फिलहाल में मैं अपने ससुराल गया, और ससुराल गया तो वहां पर
काफी हमारे ससुर जी और परिवार के सदस्य हैं, उनको काफी दिक्कतें थी, तो मेरे पास 10 निडल ही थे टोटल, जो मैं अपने पर्स में रखता हूँ, तो मेरे पास बहुत ज्यादा निडल थी नहीं। तो मैं वहां पर ऐसा क्या करता कि मैं वहां पर उनको रिजल्ट दे पाऊं, यह सवाल हुआ। तो मैंने उनको फिर बताया कि आप सिर्फ एक ही पॉइंट से बहुत अच्छा रिजल्ट देकर आ सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट से। तो अभी मैं एक ही पॉइंट से शुरू करूंगा, और ये सारे पॉइंट आपको पता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं मालूम है। जैसे किसी के घर में गिटार हो और वह गिटार बजाना नहीं जानता हो, तो वो गिटार उसके कोई काम की नहीं है। तो मैं आपको आपके गिटार पर आपसे प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो यहाँ पर यह है मेरे लिए दूसरा सवाल कि ऐसे कंडीशन हो जाए, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, सर हम ट्रेन में जा रहे थे, अचानक ऐसा ये घुटने का हुआ, मैं अपना एड्रेस उसको देकर आ गया। आप तो वहां पर पूरा ट्रीटमेंट करके उसके उतरने के पहले तक उसको चला सकते थे। तो अब सवाल उठता है कि सर वही बता दीजिए। तो ये हो गया सवाल नंबर 2। मैं ये सारे सवाल ले रहा हूं कि सबके आंसर एक ही जगह है, तो मैं सब सवाल आपको दिमाग खोलने के लिए दे रहा हूं कि आपके क्लिनिक में एक जैसे सवाल, मेरे से सीखे हुए सवाल लेकर लोग नहीं आएंगे। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टाइप के पेशेंट होंगे, अलग अलग टाइप के कंडीशंस होंगे। तो मैं कुछ कंडीशंस को इकट्ठा करता हूं जो आज के क्लास की आत्मा है। तीसरा है, जो प्राय एक्यूपंचिस्ट मुझसे कहते हैं कि सर कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, वो आके बोलते हैं अच्छा सुइयां चुभाओगे, मैं तो नहीं चुभवाने वाली। तो और दूसरी बात है कि कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो डायरेक्ट कहते हैं कि अरे कहाँ लगाओगे, मेरे को बताओ किधर लगाओगे, घुटना पे लगाओगे, नहीं घुटने पे निडल नहीं लगाने देंगे। क्यों नहीं लगाने देंगे, उसको ये डर होता है कि घुटना पहले से ही खराब है, इसने कहीं सुइयां उल्टी सीधी लगा दी, तो मैं जो थोड़ी बहुत चल के आई हूँ, हो सकता है मैं उतनी भी नहीं चल पाऊँ। फियर साइकोसिस होता है। तो एक सवाल ये भी है। इसके अलावा फोबिया ऑफ निडलिंग प्राय रहता है। अगर आप भी मेरे से सीख रहे हैं और आपको भी बोलूं कि आपके ऊपर चलिए प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी कहेंगे नहीं इन पे प्रैक्टिस करो, मैं देखूंगा। तो एक रहता है ऐसा। तो लेकिन रहता है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। एक क्वेश्चन है कि सर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और मैं अपने क्लिनिक में, चूंकि सर मेरा एजुकेशन लाइन फिजियोथेरेपी है, लेकिन मैंने ड्राई नीडलिंग भी कर रखी है, लेकिन मुझे टीसीएम में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं अपना फिजियोथेरेपी नहीं छोड़ना चाहता। क्या फिजियोथेरेपी के साथ एक्यूपंक्चर मिनिमल हो सकता है क्या, एक कम निडल में भी मैं साथ में क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या, जिससे मेरे पेशेंट के रिजल्ट बढ़ जाए और मेरा फिजियोथेरेपी भी बरकरार रहे। तो ये एक सवाल जो है वह है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 ये है कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं और उसमें आपने एक और दो निडल ही लगाए हैं, क्या पूरी क्लिनिक एक दो निडल से चलाई जा सकती है? और इसी के साथ एक सवाल और है कि लोगों ने पूछा है कि सर 20-25 निडल तो लगाना पड़ता है एक पेशेंट पे, क्योंकि घुटना के आजू बाजू हमें सिखाया गया है कि दो नाक है उधर निडल लगाओ, फिर पैर के नीचे वाले जॉइंट में निडल लगाओ, फिर ऊपर वाले में लगाओ, फिर इन्फ्लुएंसर लगाओ, फिर डिस्टल लगाओ। तो सर 20 निडल तो दोनों पैर में लग जाते हैं, आप तो दो ही निडल की बातें बोल रही हैं, क्या दोनों में रिजल्ट बराबर हैं? क्या मैं दो निडल से, सर मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पेशेंट को कैसे महसूस होगा कि उसने पैसा दिया और उसको सही रिजल्ट मिल रहा है? तो ये एक सवाल है। इसी तरह एक सवाल और है कि सर जो लोग एक्यूपंचिस्ट है वो प्राय मेरे से कहते हैं कि सर ये मिनिमम निडल जो है, एक निडल और दो निडल, और इसमें ये रिजल्ट जो है सर, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने ज्यादा निडल लगा रहे हैं, फिर भी पेशेंट को उतने रिजल्ट नहीं आते। तो हम तो 20-25 निडल लगाते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आते, हम तो रोज बुलाते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आते, आप तो महीने में 8 दिन बुलाते हो फिर रिजल्ट की बात करते हो, आप सिर्फ 2.1 पॉइंट की बात करते हो, रिजल्ट की बात करते हो। क्या ऐसा संभव है? तो ये सारे क्वेश्चन को मैं एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं, और इसका आंसर आज के क्लास में आपको वन स्टेप से लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग एक्यूप्रेशर बैकग्राउंड के हैं, कुछ लोग एक्यूपंक्चर के हैं, कुछ लोग सुजोक के हैं, लेकिन ये सबको समझ में आ जाएगी। यहां पर आपको 5-6 दिमाग से क्लास अटेंड करना है। पहली, एज ए थेरेपिस्ट। दूसरा, एज ए काउंसलर। तीसरा, एज ए कंसल्टेंट। यानी जब भी पेशेंट आपके सामने आता है तो वह बहुत सारे सवाल करता है, उन सवालों के आंसर आज मैं दे रहा हूँ, वो आपको ढूंढना है। मैं अंत में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर पेशेंट ने आपसे यह सवाल कर दिया तो मेरे वाले क्लास से उस सवाल का आंसर कहाँ है। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो आपको सीखनी है, वो ये नहीं सीखनी है कि कौन सा पॉइंट, क्योंकि सारे एक्यूपंक्चरिस्ट की बहुत बड़ी गलती
मैं आज आपको बता रहा हूँ। सारे लोग ये पूछते हैं सर कौन सा पॉइंट लगाएं। यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा गलत है। कौन सा पॉइंट लगाएं कभी नहीं होता है, किस पेशेंट को किस पॉइंट की कैसे जरूरत है ये है असली तरीका। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये है, हर पॉइंट काम करता है। आपको क्या पॉइंट से काम लेना आता है? आप अगर सोच रहे हैं कि मैं निडल लगा दूंगा एक जगह और निडल जाके काम करने लगेगा, नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी को मालूम ही नहीं है कि आपने निडल लगाया या बॉडी को कांटा चुभा। वो दोनों को एक जैसा ही लेगा। हमारे शरीर में कांटा चुभना और निडल चुभना शरीर एक जैसा ही लेता है। तो आपको निडल के मार्फत ब्रेन तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि यह निडल आपने किसी खास मकसद के लिए क्यों लगाया है, ताकि ब्रेन वो रिपेयर स्टार्ट करे। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग किस पॉइंट का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो मैं इसको दो पार्ट में ले रहा हूं। एक ले लूंगा मैं लेक्चर के माध्यम से जो अभी ले रहा हूं, और यह लगभग 1 घंटे चलेगी। और उसके बाद मैं लूंगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, ताकि आपका जो लोग का नया बैकग्राउंड है या जो लोग भूल गए हैं अपने पॉइंट को, वो उसको याद कर सके। तो दो पार्ट में मैं ये क्लास करूंगा। तो हम लोग ले रहे हैं पॉइंट को LI11। सारे लोग नोट कर लीजिए, सबको पता है LI11। बड़ा आसान है। बाजू को यूं कीजिए, आपकी जो क्रेज, ध्यान से देखिए, क्रेज जा रही है, बस जहां समाप्त होती है वह LI11 है। और डिटेल में बाद में बताऊंगा, सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि पूरे क्लास में खाली मैं एक ही पॉइंट पे आज चर्चा करूंगा। और आप लोग इसका इस्तेमाल कल ही करेंगे और फीडबैक मुझे देंगे कि आपने इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया और उसका क्या आपको फायदा हुआ। लेकिन LI11 का प्रयोग आपको मालूम होना होगा क्लिनिकल। तो सबसे पहले LI11 को समझने के लिए हम लोग एक चीजों को समझते हैं कि सर हम क्यों मान लें कि आप जो कह रहे हैं कि LI11 देंगे तो ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी साइंस को और किसी भी TCM एक्यूपंक्चर को प्रैक्टिस में लाएं, तो 3-4 सवाल खुद से करें। क्या इस किताबी ज्ञान का प्रयोग पूरी दुनिया में व्यापक स्तर पर शोध में हुआ है या नहीं हुआ है? पॉइंट मस्ट बी स्टडी ओरिएंटेड। हम नए जमाने में हम किताब की बात तो मानेंगे, लेकिन यकीन नहीं करेंगे। यकीन हम तब करेंगे जब वो पेशेंट से वो रिजल्ट कंफर्म होगा। तो ये स्टडी बेस्ड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसको एलोपैथी फिजिशियंस द्वारा प्रयोग में लाने के बाद उस पर मोहर लगनी चाहिए। क्यों? पूरी दुनिया में एलोपैथी फिजिशियंस बहुसंख्या में एक्यूपंक्चर फील्ड में हैं, और इंडिया में कम से कम 100 से ज्यादा MBBS डॉक्टर अपनी MBBS छोड़कर एक्यूपंक्चर कर रहे हैं। बरोबर? तो वो उनके क्लिनिक का ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए। नंबर 3, वह दुनिया भर के टॉप क्लास के मेडिकल बुक में उसका रेफरेंस छपना चाहिए। और आपके जीवन में उसका प्रयोग से आपको वैसे रिजल्ट मिलने चाहिए जैसा कि किताब में लिखा हुआ है। क्लियर? तो मैं LI11 जो सबसे आसान है, आंखों के सामने है, पेनलेस है, आप किसी भी पेशेंट को लगाएंगे तो डरा हुआ पेशेंट भी और जो निडल फोबिया वाला पेशेंट भी यहाँ पर निडल आराम से लगवा लेगा। इसलिए प्राय LI11 का प्रयोग हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में करते हैं। दूसरी बात, एक सवाल जो छूट गया था वो भी बताता हूँ। मुझसे ये सवाल किया गया कि सर क्या ये पॉसिबल है कि घुटना में दर्द है और इलाज हम कहाँ पर कर रहे हैं? हाथ में कर रहे हैं, एल्बो के पास कर रहे हैं। क्या इससे उतने अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे वहां पर? क्योंकि ये तो एक ही निडल ले रहे हैं और बहुत दूर ले रहे हैं, दर्द घुटना में है। तो ये सारे सवाल के आंसर मैं आपको दे रहा हूं। तो अब हम आते हैं कि इस टाइप के रिसर्च काफी ज्यादा हुए हैं, और उन सारी रिसर्च को मैं एक साथ क्लबिंग करके आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सारी रिसर्च का निचोड़ क्या है। ये सारे जो स्टडीज है, मैं किसी एक स्टडीज को नहीं उठा रहा हूं, वो सारे स्टडीज को उठाकर LI11 को, जो मैं अपने 30 साल के जीवन में क्लिनिक में रिजल्ट दिया हूं, उसको आपके सामने जस्ट एक कंक्रीट फॉर्म में दे रहा हूं, जिससे कि आप उसका फायदा ले सकें।
ज्यादा करके जितने भी रिसर्च हुए जो नी पेन के थे वो थे ऑस्टो आर्थराइटिस नी पेन। याद रखिएगा नी पेन भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं ना वो आर्थराइटिक वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ओ ए जो हम अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये आर ए नहीं होगा तो याद रखिएगा उसके प्रोटोकॉल अलग हो जाएंगे। दोनों ही नी में इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हम ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डीजनरेटिव डिसीज होता है उसके रिसर्च की बात कर रहे हैं। इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक्यूपंक्चर का, जब मैं LI-11 पढ़ा रहा था तो उसमें सारी बीमारियां LI-11 की मैं आपको बता चुका था। मैं LI-11 को आज सिर्फ और सिर्फ घुटना दर्द तक सीमित करके आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ज्यादा करके जो क्राइटेरिया लिया गया वह लिया गया कि उनके एक्सरे के आधार पे लिया गया कि ओस्टोआर्थराइटिक है या नहीं है। एक्सरे में जो भी एक्सरे लिए गए वह वेट बेयरिंग एक्सरे थे। याद रखिएगा ये वर्ड को नोट कर लीजिएगा। एक होता है नॉन वेट बेयरिंग एक्सरे और एक होता है वेट बेयरिंग एक्सरे। तो जिस पर वेट डालकर एक्सरे लिया जाता है वही ओस्टोआर्थराइटिक के लिए लिया जाता है। तो आप लोग कल को अपने पेशेंट को जब काउंसलिंग करेंगे तो आपको ये उनको बताना होगा एक्सरे कैसे लेना है। मतलब जब वो एक्सरे के लिए जाएगा तो वहां पर वो क्या बोलकर और किस ढंग से खड़े होकर एक्सरे लेगा वो बात आपको याद रखनी होगी। उससे आप अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिया गया कि उनके आर्टिकुलर स्पेस जो है, यानी जो बीच का स्पेस होता है, प्राय हम लोग बोलते हैं सर हमारा स्पेस बढ़ गया, बढ़ा नहीं घटता है। तो आर्टिकुलर स्पेस जो था वो नैरो है या नहीं है वो लोगों को लिया गया। उसके बाद स्क्लेरोसिस और सिस्टिक जनरेशन ऑफ सबकॉन्ड्रल बॉन्ड जो है उस उस कंडीशन को लिया गया। ऑस्टोफाइट फॉर्मेशन एंड आर्टिकुलर मार्जिन वाले केस को लिया गया। एज जो है 50 साल से ऊपर है उन लोगों को ज्यादा करके लिया गया क्योंकि ये डीजनरेटिव डिसीज है। तो ज्यादा करके ये मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज के आसपास या एंड्रोपॉज के आसपास लोगों में प्रवेश करता है। यानी जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं वैसे वैसे ये डिसीज हमारे पास धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। उन औरतों में जल्दी बढ़ता है जो लोग अपनी बच्चेदानी को रिमूव कर लेते हैं हेवी ब्लीडिंग के कारण से, तो उनमें ये फास्ट गति से हो जाता है। ऑस्टोप्रोसिस वाले केस में ये फास्ट गति से आ जाता है, बाकी में ये एज के हिसाब से आता है। उसके बाद क्राइटेरिया लिया गया मॉर्निंग स्टिफनेस। याद रखिएगा जब भी पेशेंट हमें कहता है कि सर सुबह उठते समय जकड़ जाता है, यह पहला संकेत होता है कि यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है। तो यहाँ पर लिया गया वो लोग जिनको मॉर्निंग स्टिफनेस है। और यहाँ पर सारे लोगों को उन उन क्राइटेरिया को भी लिया गया जिसमें पॉपिंग साउंड है यानी क्रैकिंग साउंड है। यानी प्राय लोग बोलते हैं कि सर जिसको हम लोग बॉन फ्रिक्शन साउंड कहते हैं कि चलते समय थोड़ी सी आवाज होती है या बैठकर पैर मोड़ते समय आवाज होती है, तो इसमें से कोई भी मापदंड पे जो पेशेंट खरा उतरा उनको लिया गया। और ऐसे एक अगर डबल आप करूं तो मैं आपको बताऊंगा एक जो रिसर्च है उसमें 150 पार्टिसिपेंट्स थे, दूसरे में मोर देन 200 थे, तीसरे में लगभग 332 के आसपास थे, एक में 50 थे। तो ऐसे करके अलग अलग आंकड़े लिए गए लेकिन पैरामीटर सबके लगभग लगभग एक जैसे ही थे। तो इन सब ने क्या किया अलग अलग ग्रुप बनाए। एक ग्रुप बनाया जिसमें LI-11 को लिया गया जिसमें तीन ग्रुप बने मेनली। पहला जो ग्रुप है वह है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मतलब ये हो गया जिसमें लोकल पॉइंट लिए गए। लोकल पॉइंट TCM प्रेस्क्राइब करता है कि घुटने के आजू बाजू के पॉइंट, घुटने के आजू बाजू के पॉइंट कौन से हो गए वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा क्राइटेरिया लिया गया जिसको हम लोग ग्रुप ए बोलते हैं। तो ग्रुप ए में हो गया सिर्फ एक ही पॉइंट लिया गया LI-11। और तीसरा लिया गया ग्रुप बी जिसमें दोनों कंबाइनेशन लिए गए, यानी LI-11 को भी लिया गया और घुटने के आसपास के पॉइंट भी लिए गए। तो ये तीन क्राइटेरिया के रिजल्ट दुनिया भर में क्या मिले वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। क्यों? इसमें बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं जो आपके क्लिनिक में आप आजमाते नहीं हैं और आपको आजमाना चाहिए। तो ये जितने भी ट्रीटमेंट चले वह ज्यादा करके चले 4 सप्ताह यानी एक महीने के लिए, और फॉलो अप फेज चला 4 सप्ताह यानी एक महीने के लिए। इन दोनों का मतलब ये हो गया पहले तो हम ट्रीटमेंट देते हैं एक महीने तक, और उसके बाद एक महीने तक उसका एवेल्यूएशन करते हैं कहीं दर्द वापस तो नहीं आ गया, कहीं पेशेंट का दर्द बढ़ तो नहीं गया, कहीं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए। तो यह टोटल खेल जितना भी रिसर्च का है वो 2 मंथ के पीरियड का है।
अब आपको दो चीजें आपके क्लिनिक में मालूम होना चाहिए। प्राय हम लोग जो गलती करते हैं, पेशेंट बोला घुटना में दर्द है, हमने एक्सरे नहीं देखा, हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, हमने उनका टीसीएम एग्जामिनेशन नहीं किया, हमने उसका पेन स्कोर नहीं देखा। हम डायरेक्ट लेट आते हैं और उनसे पूछते हैं आराम आया? पेशेंट कहेगा थोड़ा आया। अब ये थोड़ा का भाषा हम प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लिख सकते, याद रखिएगा। आपको वही काम करना है जो आप प्रिस्क्राइब कर सके, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख सकें और पेशेंट की गुफ्तगू में उसको बता सकें, ताकि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास वो रेफरेंस दे सके कि मैं ऐसा ऐसा इलाज कराया, मेरा ये फाइंडिंग्स आया। बराबर। तो जो भी बात होगी वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट होगी, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर एक रिकॉग्नाइज बॉडी है जो आपको कहता है, और कानून भारत का ये कहता है कि आपको अपने पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन और सारा डाटा जो है 3 साल के अपने पास रखने होंगे। तो आप कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन रखेंगे या पेशेंट भी कहेगा मुझे बताइए मैं अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से एक बार सलाह करना चाहता हूँ, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन वैसा होना चाहिए कि वो ले जाकर अगर उनको दिखाए तो कहेगा नहीं आप सही जगह हैं। तो ये सही जगह के लिए भी आपको क्या करना है, दो स्कोर जो प्राय रिसर्च में हम लोग करते हैं, एक का नाम है वॉश और दूसरा का नाम है वोमेक। ये दोनों इंटरनेशनल मानक है जो पेशेंट के दर्द को जांचने का तरीका। यानी पेशेंट जब आता है तो वह किस कंडीशन में आता है, पेशेंट को रोज याद रखिएगा। प्राय मैंने देखा है एक्यूपंक्चर क्लिनिक में पेशेंट आया, लेटो लगाया निडल, फिर उसके बाद 20 मिनट हुआ, उसको उतारा, बोला ठीक है कल आइएगा। आया तो आपने पूछा नहीं किस कंडीशन में आया, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, ट्रीटमेंट देने के बाद आपने नहीं पूछा कि आपको कितना आराम आया। जब तक पेशेंट को चाहे कितना भी पुराना क्यों नहीं हो, फर्स्ट डे अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता है क्लिनिक से बाहर नहीं जाने देंगे। रिजल्ट आपको देना होगा। अगर थेरेपिस्ट है, रिजल्ट देना नहीं आता है तो आप आपके क्लिनिक के लायक आदमी नहीं हैं। जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार करेंगे फायदे में रहेंगे। साइंस आपको थेरेपिस्ट इसलिए बनाया है कि आप इलाज कर सको। आप ये नहीं बोल सकते 20 साल पुराना है टाइम तो लगेगा। पेशेंट टाइम देने के लिए तैयार है, लेकिन सीधी सी बात है, जलेबी मुंह में रखा है, अगर उसको मीठा नहीं लगी मिर्ची लगी है तो वो जलेबी नहीं है। पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आया, फर्स्ट डे उसको 1% भी आराम नहीं आया, 10% भी आराम नहीं आया, काहे के थेरेपिस्ट और कैसा इलाज। पूरा ठीक होने में टाइम पेशेंट देने को तैयार है, लेकिन पहले दिन आपको बताना पड़ेगा। पहले दिन बताना में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, साइंटिफिक क्वेश्चन होंगे और साइंटिफिक आंसर होंगे। ये मैं आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा दूंगा। वास का मतलब हो गया विजुअल एनालॉग स्केल, इस पर हम पेशेंट से पूछते हैं और इस रिसर्च में भी ऐसा ही किया गया। और दूसरा होता है वोमेक। वोमेक का मतलब हो गया वेस्टर्न ऑन्टारियो एंड मैकमास्टर यूनिवर्सिटीज ऑस्टियोआर्थराइटिस इंडेक्स। ये काफी लंबा नाम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वाश और वोमेक बोलकर दो फॉर्म हम अपने क्लिनिक में रखते हैं, सारे एक्यूपंक्चरिस्ट रखते हैं। आपने नहीं रखा तो रखना शुरू कर दीजिएगा, आज के नॉलेज के बाद ये एक इजाफा हो जाएगा। और पेशेंट का सेम जितनी बार ट्रीटमेंट लेगा उतनी बार उससे पूछना है, जांचना है, और आपको उसके होम केयर के लिए चीजें देनी है। याद रखिएगा, पेशेंट दूसरे दिन आएगा और बोलेगा मेरा दर्द बढ़ गया, उससे पहले उसकी काउंसलिंग परफेक्ट होनी होगी, ताकि पेशेंट को मालूम हो कि उसका दर्द क्यों बढ़ा। आप जवाब नहीं देंगे, पेशेंट आपको जवाब देगा। मेरे पेशेंट मेरे को जवाब देते हैं कल मैंने ऐसा किया तो वाकई में सर आपने पहले ही बोल दिया था मेरा दर्द बढ़ा, या सर वाकई में मैंने ऐसा किया तो मेरा दर्द घटा। ये पेशेंट को मालूम होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि पेशेंट आपके साथ, पेशेंट जब भी पूछता है सर कितनी जल्दी आराम आ जाएगा, तो उससे पहला सवाल हम यही करते हैं अपने प्रति कितने ईमानदार हो ये बताओ। वो कहेगा सर मैं ईमानदार हूं। तो बोला जो जो मैं बोलूंगा कल करके दिखा देना, आपकी ईमानदारी आपको ठीक करेगी। मेरी नॉलेज आपकी ईमानदारी को दी जा रही है। दूसरी बात, पेशेंट आपके साथ कितने देर रहता है, 1 आवर। खुद के साथ कितना रहता है, 23 आवर्स। तो 23 आवर्स के मिस्टेक्स को 1 घंटे में ठीक नहीं किया जा सकता है। तो 1 घंटा आपका ट्रीटमेंट और 23 आवर्स पेशेंट को बताना है कि उसको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है और इसको रिवर्स कैसे करना है, तब आप अच्छे थेरेपिस्ट है। वरना 1 घंटे के लिए आप उसको 20 दिन लगातार बुलाते रहेंगे, फिर तो टेबलेट खा के रहेगा ना ठीक से, आपके पास रोज आकर रोज घर जाके वापस दर्द में क्यों तड़पेगा, फिर तो दवाई खाएगा, आपके पास नहीं है।
तो आपका काम होता है पेशेंट को बताना कि 23 आवर्स अपने साथ कैसे रहना है और हमारे साथ 1 आवर कैसे रहना है। ठीक है। अब आते हैं हम इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए उसके रिजल्ट का। अगर मैं सबको नक्सल निकालता हूं तो सबके लगभग लगभग एवरेज बराबर है। तो रिजल्ट जो मिला वो मिला ट्रीटमेंट के ग्रुप ए, जिसमें हमने LI11 को सिंगल पॉइंट इस्तेमाल किया। वह शॉर्ट पीरियड में मिला 71.43%, एक एवरेज है। और ग्रुप बी जिसमें हमने LI11 और लोकल पॉइंट दोनों लिया उसको मिला 85.29%। और लोकल पॉइंट जो आसपास लिया उसको मिला 51%। तो अब आपको लगेगा सर फिर तो ये जो नी के पास जो पॉइंट लिए गए ये तो ज्यादा इफेक्टिव रहे, जो डिजिटल लिए वो तो कम इफेक्टिव रहे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। जब ये लॉन्ग टर्म में जा रहा है तो ये रिजल्ट स्विच ओवर हो रहा है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात करनी है या शॉर्ट टर्म की बात करनी है। जब 4 सप्ताह हो गया यानी 1 महीने पार हो गए तब रिजल्ट जो था वहां पर खेल चेंज हो गया। जो ग्रुप ए LI11 वाला था वह आगे बढ़ गया। ग्रुप बी जिसमें लोकल पॉइंट और LI11 का इस्तेमाल किया गया वह सेकंड पोजीशन में रहा। और जो कंट्रोल वाले जो ग्रुप है जिसमें लोकल पॉइंट है उसके रिजल्ट उसकी तुलना में थोड़े से कम मिले, लेकिन रिजल्ट सब में है। तो अब सवाल उठता है कि ये सारी बातें क्या मायने रखती है, क्योंकि हम तीनों में ही तो रिजल्ट पा रहे हैं। तीनों में रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है पेशेंट के एंगल से। और अब हम आ रहे हैं वो सारे पैरामीटर के हिसाब से जो 28 पैरामीटर्स होते हैं जिस पर हम पेशेंट को खरा उतारते हैं। अगर हम पेन स्कोर पे देखते हैं तो सब में रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन जब हम पेशेंट को दूसरे पैरामीटर पे जैसे स्टिफनेस है, नीचे बैठकर उठने की बात है, चलने की बात है, पेड़ पैर जो है वो मोड़ने की बात है, उस पर स्वेलिंग की बात है, ये सारा पैरामीटर कैद होगा। तो याद रखिएगा जब भी हम घुटना दर्द का इलाज करते हैं तो हम लोग एक बात को भूल जाते हैं। और वो बात यह है कि पेशेंट दर्द के लिए आया है, लेकिन सिर्फ दर्द ही मूल फैक्टर नहीं है। दर्द एक सूचना है जो घुटना आपको पेशेंट के मार्फत पहुंचा रहा है। पेशेंट को बता रहा है देखो भाई मैं दर्द में हूं मुझे ठीक करो। तो दर्द कम करना मकसद नहीं है। अगर उसके सारे दूसरे सिम्टम मौजूद रहे वह दर्द 1 महीने बाद वापस आ जाएगा। तो पेशेंट को क्या करना है, रिवर्स करना है पेन को। पेन रिड्यूस करना और रिवर्स करने का अंतर अब समझ में आया। रिड्यूस करना बड़ा आसान है, रिवर्स करना मुश्किल है। और मुश्किल काम को करना ही थेरेपिस्ट का काम है। क्यों? क्योंकि अगर दर्द कम करना था तो दवाई खा के दर्द कम कर ही रहा था पेशेंट। तो अब कहता है कि मैं कितनी दवा खाऊं, कभी ऐसी स्थिति आएगी क्या कि मैं कम दवा में या बिना दवा में भी खुद को ठीक रख पाऊंगा। और दूसरा कंसर्न होता है मुझे सर्जरी नहीं करानी है। तो कौन से ऐसे पेशेंट है जो सर्जरी के लिए जाएंगे और कौन से ऐसे पेशेंट है जो सर्जरी के लिए नहीं जाएंगे। तो ये बातें भी हमें मालूम होनी होगी। तो अब आते हैं जब हम वास का और इसका वोमेक का दोनों का अगर हम स्कोर लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि LI11 जो हमारा ग्रुप ए है वह सुप्रियर पोजीशन में है। अब सवाल उठता है कि सर जब सब कुछ मालूम हो गया तो फिर सर हम LI11 लगा देंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। आप क्या सर रिसर्च हुआ है ना, रिसर्च तो हुआ है ना। आप तो कह रहे हैं सारी रिसर्च को मैंने क्लबिंग कर दिया और एक साथ बता दिया। बिल्कुल। उनको 1 महीना लगा। दर्द का स्कोर कम हुआ, लेकिन सारे पैरामीटर के लिए आपको काम करने पड़ेंगे। और रही बात 20 दिन, अगर आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया 20 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, पेशेंट आएगा क्या दोबारा आपके पास? नहीं आएगा। 21वें दिन भाग जाएगा वो। और 15वें दिन से गिनेगा कब मेरा 20 दिन होगा, क्योंकि पैसे फंसे हैं आपके पास। और रोज पेमेंट दे के करने वाला है तो वो 7-8 दिन में ही भाग जाएगा। तो
पेशेंट को उसके फिजिकल एग्जामिनेशन से एवरी डे दिखाना, बताना, करवाना होगा कि आपके क्या क्या पैरामीटर थे जिसमें दिक्कतें थी, और कौन कौन से पैरामीटर आपके ठीक हो रहे हैं। इसके लिए क्लिनिकल काम LI11 के साथ बहुत सारे करने पड़ेंगे। तो अब आते हैं वापस कि हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मैं इसको ज्यादा इसलिए नहीं करता कि रिसर्च पेपर तो आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन मैं रिसर्च पेपर की आत्मा क्या है जो आपको क्लिनिक में इस्तेमाल करना है उस पर बात करना चाह रहा हूँ। तो मेन कंक्लूजन जो हम यहाँ से सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि LI11 एक आपके लिए, उन लोगों के लिए जो मैंने अभी 8-9 क्वेश्चन पूछे उनके लिए सबसे बेस्ट स्टार्ट करने के लिए पॉइंट है कि कम पॉइंट में बिना डरे आप LI11 से शुरुआत अपनी जिंदगी का, अपने करियर का नी पेन के ऊपर में कर सकते हैं। तो जिंदगी तो आप एक्यूपंक्चर क्लिनिक में तो कर ही रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूं कि वापस से शुरुआत कीजिए। आप जैसा कर रहे थे करते रहिए, लेकिन एक बार वैसी शुरुआत कीजिए जैसी मैं आपसे चाह रहा हूं या मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं। तो LI11 आपको एक बात समझ में आ गया कि एक पॉइंट है। तो अब आप चाहे ससुराल में हो, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो और आपके साथ वाले अम्मा को, दादी अम्मा को, मम्मी को, किसी को कोई दिक्कत आ गई, तो आपके पास एक निडली आपके लिए काफी है। आप चाहे सुजोग से आए हुए हो और फेयर साइकोसिस है, या आप एक्यूप्रेशर वाले हो और एक्यूपंचर में इस वक्त आपने अभी पास आउट किया है, उनके लिए, या जो लोग अभी काफी योगा, नेचुरोपैथ और उनके कोर्स में भी एक्यूपंचर शामिल है और उनको अब प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, वो वाले हों, तो आपको शुरुआत करने के लिए LI11 से बेहतर चीज नहीं है रिजल्ट ओरिएंटेड। तब आपको समझ में ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बोले थे उसके अब यहाँ आपको आंसर मिलने शुरू हो गए। दूसरी बात, पेन रिलीफ और फंक्शनल इंप्रूवमेंट में LI11 एक जबरदस्त पॉइंट है। फंक्शनल इंप्रूवमेंट याद रखिएगा। पेशेंट लंगड़ा के चलेगा तो सीधी सी बात यह है वह इंफीरियर कम्प्लेक्स में होता है और वह स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है। अगर आप उसकी चाल ठीक कर देते हो तो आधा युद्ध तो वो वहीं जीत जाता है। और डिफॉर्मिटी करेक्शन हमारा मेन मकसद है। तो डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए फंक्शनल इंप्रूवमेंट पेशेंट का सबसे पहले ठीक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक बार अगर फंक्शनल चेंज हो गया, डिफॉर्मिटी आ गई, तो सीधी सी बात है फिर तो उसको सर्जरी वाले फील्ड में जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो रोकना हमारा मकसद है। दूसरी बात यह है कि स्टिफनेस से लेकर इन्फ्लेमेशन तक में LI11 का प्रयोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम लोग करेंगे और करते आ रहे हैं। लोकल पॉइंट पे अगर इन्फ्लेमेशन हो, यानी नी में अगर इन्फ्लेमेशन हो, तो उधर हम हाथ भी नहीं लगाएंगे और कोई निडल भी नहीं लगाएंगे। कोई भी रिसर्च में किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा करके दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि पेशेंट डरता है कि मैं निडल अपने घुटने पे लगवाऊं या नहीं लगवाऊं। वो आपका नाम और आपका काम पर पेशेंट अलाउ करता है। तो इसलिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार आपसे मिल रहे हैं, तो हो सकता है वो घुटने पर लगाने से असहज हो। और दूसरी बात ये है, फंक्शनल इंप्रूवमेंट में लिख लीजिए इस बात को, याद रखिएगा, डिस्टल पॉइंट इज मोर इफेक्टिव देन लोकल पॉइंट। अब आते हैं कि सर निडलिंग हम कितना करेंगे। ज्यादा करके हम डेप्थ जो लेते हैं 15 से 30 mm के बीच में लेते हैं। तो आप बहुत डीप निडलिंग नहीं करेंगे। डीप निडलिंग से रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट निडलिंग से रिजल्ट मिलता है। आप कहेंगे सर मैं निडल करना ही नहीं चाहता LI11 पे, और कोई तरीका बताओ। तो आपको यहाँ पर एक्यूप्रेशर के तरीके बताए जाएंगे, उस तरीके से आपको रिजल्ट देना है। और दोनों में आप रिजल्ट दे सकते हो, एक्यूप्रेशर में भी और एक्यूपंक्चर में भी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पेशेंट के एंगल से और थेरेपिस्ट के एंगल से। पेशेंट सोचता है एक्यूप्रेशर में दर्द नहीं होता है, निडल में दर्द होता है। और वास्तविकता यह है कि एक्यूप्रेशर में बहुत दर्द होता है, एक्यूपंक्चर में दर्द नहीं होता है। ये दिमाग में रखिएगा। एक्यूपंक्चर में मालूम ही नहीं पड़ता है और एक्यूप्रेशर में बहुत मालूम पड़ता है।
छह बार हम सप्ताह में ट्रीटमेंट देने के आदी हैं भारतीय परंपरा में, क्योंकि यहाँ पर रोज बुलाते हैं। अगर आप रोज बुलाते हैं तो LI11 बाजू बदल बदल के भी किया जा सकता है, एक साथ भी किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ आपको पैडिंग का इस्तेमाल करना होगा या मैनुअल कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह साथ में करने होंगे। क्योंकि आप एक जगह अगर निडल लगा देते हो तो उसका इफेक्ट 5 से 7 दिन तक रहता है, वहां दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं आपको जो आगे चल के गाइड करूंगा वो LI11 के ऊपर जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसके फिर हमें साथी ढूंढने होते हैं कि एक दिन इसको लगाया, दूसरे दिन हम दूसरे को लगाया, या एक फेज के ऊपर में जैसे पहले 10 मिनट तक हम एक निडल को लगाते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर हम दूसरे निडल की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर हम तीसरे निडल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम फेज वाइज यानी हम 40 मिनट के ट्रीटमेंट में लोकेशन चेंज करके निडलिंग करते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्रेट यहाँ पर है। इसलिए याद रखिए, एक साथ बॉडी में अगर 10 निडल लगाएंगे तो रिजल्ट कम मिलेगा। कम निडल ले लगाकर अगर रिजल्ट लेने की चेष्टा करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। रीजन बता देता हूँ। अभी ट्रेन दुर्घटना हुई ना, लोग मारे गए ना। क्यों मारे गए? क्योंकि एक ही दरवाजे से बहुत सारे लोग घुसने की चेष्टा कर रहे थे। अगर लाइन लगा के लोग जाते तो क्या गिरते पड़ते? नहीं। अगर लाइन लगा के जाते तो देर हो सकता था, एक के पीछे एक जाने से आराम से आप किसी भी डब्बे में घुस सकते हो या किसी भी ब्रिज पे चढ़ सकते हो या उतर सकते हो। लेकिन अगर एक साथ सारे चले जाएं तो क्या होता है? लॉक हो जाता है। एक्यूपंक्चर पॉइंट अगर आप अलग अलग मेरिडियन के 10 पॉइंट इधर 10 पॉइंट उधर 20 लगा देते हो और सारी सूचना ब्रेन को एक साथ जाती है, तो ब्रेन कंफ्यूज होगा या रिजल्ट देगा? ब्रेन को पता ही नहीं पड़ेगा कि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, मुझे करना क्या है। तो ब्रेन को संदेश कम देना, कम पेनफुल देना और एक्यूरेट देना, यह लक्ष्य है हमारा कि ब्रेन तक संदेश जाना चाहिए। LI11 उसका माध्यम बनेगा। कैसे संदेश देना है, इसमें रिजल्ट छिपा हुआ है। मैनुअल स्टिमुलेशन जो देंगे वो 10 सेकंड का देंगे, जो हाथ से हम स्टिमुलेट करते हैं। अभी किसी भी प्रकार का मशीन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक्यूपंक्चरिस्ट सारे के सारे लोग क्या करते हैं, निडल लगाएंगे, क्लिप लगाएंगे, मशीन स्टार्ट कर देंगे और पेशेंट से पूछेंगे इतना ले पाओगे, तो पेशेंट ले पाओगे। 5 मिनट बीतेगा नहीं, पेशेंट बुलाएगा, डॉक्टर साहब इधर आओ, मशीन बढ़ा दो। ठीक है? अभी कोई मशीन नहीं, आपका हाथ से बेहतर कोई मशीन नहीं। ठीक है? तो सबसे पहले हाथ से काम करना, मशीन बाद में आएगा। जिसको मशीन की आदत है बताऊंगा, लेकिन हाथ से 10 सेकंड का। और यहां पर लेना है देची। अगर आप देची नहीं लेंगे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो ये वर्ड देची को नोट कर लीजिए। कब जब भी आप एक्यूपंक्चर सीखे होंगे तो देची सबसे पहला शब्द है जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? बिना देची के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, तो देची लेना है। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो दिक्कत ये आती है कि पेशेंट से भी और हमारे एक्यूपंक्चर से भी। पेशेंट क्या करता है, दवा बंद कर देता है, बोला ये तो पेन किलर है, डॉक्टर साहब तो इलाज कर रहे हैं, बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है नो मेडिसिन ट्रीटमेंट। और आपको पेशेंट सेकंड डे आके बोलता है सर दर्द बढ़ गया। पहला लाइन ये है, पेशेंट से पहले ही पूछ लेना क्या क्या दवा का प्रयोग करते हो। अगर उसके डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन पे जितना टाइम दिया है उतना टाइम उसको दवा लेनी है। अगर उसने बीच में छोड़ दी तो उसको कहेगा दवा साथ चलेगा। क्योंकि किसी बेवकूफ ने लिख कर नहीं दिया है, वो एक पढ़ा लिखा एक बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन है जहां से उसने इलाज कराया, तो वो ड्यू कोर्स, और उसके बाद उसके नीचे लिखा रहता है विजिट आफ्टर 15 डेज। अगर उसने नहीं किया तो उसको भेजना है, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो अपने आप बंद नहीं की जाती, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो बदली जाती है, रिप्लेस की जाती है। और याद रखिएगा, पेशेंट से पूछिए आप डॉक्टर हैं? नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए थे? गए थे। दवा किसने लिखी थी? डॉक्टर ने। तो बंद कौन करेगा? डॉक्टर करेगा।
ये तो पेन किलर है, आपको पता था तो डॉक्टर के पास क्यों गए? आगे चल के मैं मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा कि मेडिसिन बंद करने से शुरू करने में बहुत सारे लोग 6 6 महीना 1 1 साल पहले के ड्रग्स लेते रहते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करके आते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है आपकी कंसल्टेंसी के टाइम में, ये दिमाग में रखिएगा। इसलिए पेशेंट जिस हालत में आपके पास आया वो हालत उसकी बरकरार रहनी चाहिए। दवा ले रहा है तो दवा लेगा, नहीं ले रहा है तो नहीं लेगा, बस सिंपल सी बात ये। बिना उसके प्रियर चेकअप के पेशेंट को नहीं देखेंगे। अगर पेशेंट पहले से किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई एक्सरे नहीं कराया, तो उसको कहेगा मैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कुछ दिन के लिए करूंगा, लेकिन आपको एक्सरे करा के आना होगा। आपको मालूम, हमें मालूम होना होगा कि आप में क्या दिक्कत है। बिना दिक्कत के कैसे इलाज करोगे? हवा में थोड़े इलाज होता है, क्या चीज का इलाज करोगे? घुटना दर्द तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो उसके मेडिकल टेस्ट पुराने भी हो, 1 साल के अंदर के भी हो, तो भी आप एक बार जरूर मंगा कर देखेंगे। अब आते हैं वो सारे पॉइंट पे जो इस्तेमाल हुए घुटना के आज आज हो। आप लोगों को ये सारे पॉइंट मैं इस्तेमाल करवाऊंगा, लेकिन वो केसेस कैसे होंगे वो भी बताऊंगा। स्टमक 34, स्टमक 36, और नाइजियन जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है 35 के पास में, तो स्टमक 35, फिर घुटने के नीचे दोनों तरफ स्प्लीन 9 10, और इधर GB 34, स्प्लीन 10 GB 34, और पैर के घुटने के पीछे UV 40, और कुछ आहासी पॉइंट, लगभग लगभग ये 9 पॉइंट का ही इस्तेमाल प्राय प्रोटोकॉल में होता है। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए इन ये सारे पॉइंट आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन पेशेंट को फिर आपके पास 2 महीने आने पड़ेंगे। अब पेशेंट के पास टाइम नहीं है 2 महीने आने के। इतना कॉन्फिडेंस पेशेंट का इतने डॉक्टरों के पास भटकने के बाद डामाडोल रहता है कि पता नहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप भी दुविधा में रहते हैं, पता नहीं इस पेशेंट को मैं रिजल्ट दे पाऊंगा, इससे पूछ लिया तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, ये कहीं बोल नहीं दे कि अभी उतना आराम नहीं मिला। याद रखिएगा, जो भी टेस्ट होगा वो फिजिकल दिखने वाला, मेडिकल प्रूवन होना चाहिए। आपको आराम आया? नहीं, नहीं आया होगा, आप बताना नहीं चाहते, ऐसे बातें नहीं चलती क्लिनिक में। पेशेंट को पहले और बाद में डिफरेंस बिल्कुल दिखना चाहिए। तो जो भी पैरामीटर होगा नोट डाउन करने वाला होगा, याद रखिएगा, प्रिस्क्रिप्शन पे वो नोट डाउन वाला होना चाहिए। दूसरी बात, LI11 हम प्रयोग किस पे किए थे? एफेक्टेड लेग वाले, जितने भी लोकल पॉइंट जो भी हमारा इस्तेमाल हुआ था, वो हुआ था उसी घुटने में जिस घुटने में दर्द था। जो 9 पॉइंट आपको बताए गए वो सारे किधर हुए? जिसमें दर्द है। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हम लोग कंट्रालेटरल लेते हैं, बहुत सारे हम बाइलेटरल लेते हैं, बहुत सारे हम डिस्टल लेते हैं, तो ये पता होना चाहिए कौन से पॉइंट कैसे लिए जा रहे हैं। सबका अपना एक आचरण है। तो अभी जिस धर घुटना में दर्द था, सारे शोध ने ये 9 पॉइंट उसी घुटने में लिए। लेकिन LI11 के साथ हम ऐसा नहीं करते, ये कंट्रालेटरल लिया जाता है। अगर राइट नी में पेन है तो लेफ्ट हैंड आएगा, और लेफ्ट नी में पेन है तो राइट हैंड आएगा। बरोबर। अब आता है यहां पर सबसे बड़ा सीक्रेट जो आपको सीखना है। वो सीखना ये है, पुराने क्लास में मैं बता चुका हूं आपको, जो स्लीपर मशीन के पैडिंग है वो 4 पैडिंग आपको यूज करने होंगे साथ में, अगर आप 20 दिन का रिजल्ट 2 दिन में देना चाहते हैं तो। तो यहाँ पर इतना अंतर आ जाता है, यानी जो रिजल्ट आपको 20 दिन में मिलते हैं वो हमें 2 से 4 दिन के अंदर उतने रिजल्ट मिल जाते हैं। जो नए लोग हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पैडिंग बहुत सस्ती सी मशीन है, उसका 4 पैडिंग हम इस्तेमाल करेंगे, और जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो उस वक्त मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। अगर दोनों घुटने इफेक्टेड हैं तो हम कैसे इलाज करेंगे? हम इसको टाइम जोन में बांटेंगे। याद रखिएगा, प्राय गलती जो हमारे क्लिनिक में होती है वो ये होती है कि दोनों घुटना में दर्द, हम दोनों घुटना में निडल लगा दिए या दोनों बाजू में निडल लगा दिए और 20 मिनट बाद पेशेंट को बेड से उतार दिए, नहीं मिलेगा रिजल्ट। मिनिमम एक ट्रीटमेंट पे 24 मिनट्स पार होने होंगे निडल के।
नोट इट डाउन, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये सारे रिवील करूंगा, अभी मैं आपको मेन दे रहा हूं। 24 मिनट्स पार होने का मतलब ये है, अगर दोनों घुटने में दर्द है, कंट्रालेटरल सिस्टम चलेगा। अगर लेफ्ट नी का काम कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, राइट हैंड में निडल लगेगा पहले, और लेफ्ट नी का मोबिलाइजेशन होगा। वो मोबिलाइजेशन टेक्निक आपको सीखनी होगी प्रैक्टिकल क्लास में। और 25 मिनट बाद हम उसको 5 से 7 मिनट का रेस्ट देंगे, बाथरूम भेजेंगे, वापस बुलाएंगे, और फिर दूसरे नी पर सेम रिपीटेशन वापस 25 मिनट के लिए होगा। इसीलिए क्लिनिकल ट्रीटमेंट में 1 आवर का टाइम लगेगा अगर दोनों घुटने इफेक्टेड हैं तो। क्लियर? एक साथ लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, 1 बाय 1 आपको चलना है। लेकिन एक अचंभे की बात और बता देता हूं, पेशेंट आया कि मेरे दोनों घुटने में दर्द है, आपने एक ही घुटना का इलाज किया, लेकिन उसके दूसरे घुटने में भी आराम आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी तो इसका इलाज किया, अभी ये दर्द में ज्यादा रहेगा, इसमें दर्द कम होगा, क्योंकि ब्रेन तक मैसेज जा रहा है, ब्रेन सिग्नल पकड़ रहा है, इसलिए काम दोनों में करना है। और 24 मिनट पार करके करना है, याद रखिएगा, 5 मिनट इधर 5 मिनट इधर कर लेंगे नहीं होगा, 24 मिनट्स का आपको मार्जिन एक पार करना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्लास में मेरे से ये सीखना है कि 1 बाय 1 ये जो टेक्निक है ये कैसे करेंगे, तो नोट करते रहिए। नीलम ये सारे नोट करते रहो, मेरे को प्रैक्टिकल क्लास में 1 बाय 1 पूछना है आपको, ठीक है? हम दोनों नीडल सेम टाइम नहीं लगाएंगे। अब आते हैं लोकल पॉइंट और डिजिटल पॉइंट में, हमारे पास क्या ऐसे स्टडीज हैं क्या जिस पर हम ये कर सकें कि हम लोकल पॉइंट नहीं लें, खाली डिजिटल लें, या लोकल भी लें? हमारे पास ऐसे स्टडी LI11 को लेकर एक ही स्टडी है, बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है, लेकिन डिजिटल पॉइंट के इफेक्ट को लेकर सैकड़ों स्टडीज हैं। और ये देखा गया, डिजिटल पॉइंट का मतलब हो गया जो चीज अपनी बीमारी से दूर ली जाती है। घुटना नीचे है, हम बाजू में ले रहे हैं, तो घुटना के लिए हमारा बाजू डिजिटल हो गया। डिजिटल पॉइंट के बारे में एक सबसे अच्छी जो सारे स्टडीज में है कि यह ड्राई निडलिंग जो हम मायोफैसियल ट्रिगर पॉइंट के लिए फिजियोथेरेपी में लेते हैं उसकी तुलना में ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपकी सेफ्टी बढ़ गई ड्राई नेडलिंग में। आपकी अगर एनाटॉमी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है तो ड्राई नेडलिंग आपको कभी कभी गड़बड़ करवा सकती है, लेकिन ये एकदम सेफ हो गया, नंबर 1। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस, पेन, जो नेक से रिलेटेड थे उसमें जितने भी डिजिटल पॉइंट पे रिसर्च हुए सब में बहुत अच्छे मिले कि उससे मोशन, यानी स्टिफ नेक का और फ्रोजन शोल्डर का, दोनों में रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया अगर हमने उसको डिस्टली लिया। तो सीधी सी बात है, नी भी रेंज ऑफ मोशन का मामला है। तो यहां पर भी जो एक ही स्टडी है लेकिन उसमें भी रेंज ऑफ मोशन बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे स्टडीज को भी ले लेते हैं तो भी रेंज ऑफ मोशन सब में है। तो आपको यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन के लिए भी LI11 बहुत जबरदस्त काम करेगा। अब आते हैं सर पेन स्केल के बारे में, हम कैसे जाने, क्योंकि बाकी जितने भी रिसर्च आप पढ़ेंगे उसमें वाश और वॉमिट मिनिमम होगा। तो वाश जो होता है उसका जो विजुअल एनालॉग स्केल होता है उसका काम होता है पेन का एविलेशन करना, यानी पेन का स्केल देखना कितने दर्द में पेशेंट आपके पास आया। इसको मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बताऊंगा अभी इस क्लास के बाद, ताकि आपका और क्लियर हो जाए। तो वाश जो स्केल होता है वो हम एक पिक्चर दिखाते हैं, उससे पेशेंट तय करता है कि मैं इस वक्त किस कंडीशन में हूँ। और पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद हम वापस वही पोस्टर उसको दिखाते हैं, वही पिक्चर दिखाते हैं, और उसको फिर वापस 1 से लेकर 10 के बीच में जजमेंट देने के लिए बोलते हैं कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। तो वो स्कोर रोज नोट होता है आपके क्लिनिक में। और जो वॉमेक है, यह एक पहले दिन जब कंसल्टेंसी के लिए पेशेंट आता है तो उस दिन इसका पैरामीटर पूरा तैयार किया जाता है, और यह वीकली आधार पर हम इसको भरते हैं, पेशेंट के साथ बैठते हैं और इसको फिर वीकली आधार पर करते हैं। कुछ लोग जो रिजल्ट अच्छे देते हैं वो एवरी डे भी कर सकते हैं, एवरी सेकंड डे भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, असेसमेंट करता है किसका, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के 28 पैरामीटर का।
ठीक है। तो आपको दोनों का अंतर मालूम हो गया। ये दोनों आपके क्लिनिक में अगर रखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे रहेंगे। लोग क्या करते हैं, अरे बहुत टाइम लगता है सर ये सब में, तो सीधे से बात है, पैसा कमाने के लिए भी पेशेंट को बहुत टाइम लगता है भाई। बहुत मुश्किल से कमा के आता है वो। और पेशेंट के लिए टाइम नहीं दे रहे हो तो किसके लिए दोगे? और आप अपने आप को सीखने के लिए नहीं टाइम दे रहे हो तो किसको दोगे? आपका एक पेशेंट ठीक होने का मतलब है वो 11 तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। बड़े साइन बोर्ड से पेशेंट नहीं आते, रिजल्ट से पेशेंट आते हैं। बरोबर। तो अब आपको क्या होता है कि फर्स्ट हैंड गोल्डन रूल अब आपको क्या नोट नोट करना है कि आपको जब भी घुटना दर्द का कोई भी पेशेंट आएगा, आप लोकल पॉइंट की बजाय पहले डिजिटल पॉइंट का इस्तेमाल करोगे, जिसमें एक नंबर पॉइंट LI11 है। ये हो गया गोल्डन रूल। दूसरा गोल्डन रूल क्या हो गया? डिसफंक्शन को फंक्शनल बनाना है। नी कि बैंड कितना हो रहा है, स्टिफ कितना है, उसकी चाल कैसी है, पेन उसका रेडिकुलोपैथी मतलब फैल रहा है, लोकलाइज्ड है, स्वेलिंग है, नहीं है, आवाज है, दोनों नी के बीच में गैप आ गया है, उसके जो पंजे हैं पैर के, एंकल की पोजीशन क्या है, वो टाइट है, टेंडो एचाइलिस की पोजीशन क्या है, क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग की पोजीशन क्या है, ये सब मेरिडियन के हिसाब से आपको तय करने होंगे। चाहे मेरिडियन से तय कर लीजिए, चाहे मसल से तय कर लीजिए, ये सारे एनालिसिस करके फिर हमको रिजल्ट चेक करने होते हैं इन पे कि ये प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद हमको क्या करने होते हैं, पेन और डिसफंक्शन के लिए हमको LI11 से काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और उसके बाद हमें ये देखना है कि दो काम हमको एक साथ कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम लोग प्राय ये पूछते हैं दर्द कम हुआ। हमको दर्द कम हुआ पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पेशेंट जिस कंडीशन में आया और बाकी पैरामीटर ठीक कर रहे हैं, तो उसकी चाल पेशेंट खुद बता देगी, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और उसको क्या करना है, वास स्कोर से पूछना है। कभी भी याद रखिएगा, आपको एक और तरीका सिखा देता हूँ। कभी भी पेशेंट से ये नहीं पूछना है आपको कितना आराम आया। पेशेंट कभी भी सच नहीं बोलेगा उसको कितना आराम आया। जब आप उसके सारा पैरामीटर पे देख लेंगे, आपको अनुभव हो गया कि इसको 40 से 50% आराम आया है, तो आप क्या बोलेंगे? आप वही आंकड़ा देंगे जिसमें पेशेंट को एक फैसला करना है। अगर आपको 30 to 40 के बीच लग रहा है, तो आप उससे पूछेंगे मुझे लगता है आपको 30 से 40 के बीच आराम आया, आपको कितना लग रहा है? तो कहेगा नहीं मुझे 30 लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उसको लोअर लेवल, आपने उसको दो आंकड़े दिए थे 30 और 40, उसने लोअर लेवल बोला है। इसका मतलब आपने जो अभी ट्रीटमेंट दिया है वो ट्रीटमेंट को फिर रिपीट कीजिए और उसको फिर दोबारा पूछिए, अब बताइए 30 to 40 या 30 to 50? तो कहेगा नहीं, नाउ 40। गॉट इट? कितना आराम? नो। उसके बाद जब वो निकले क्लिनिक से, तो वापस आपको वास स्कोर पे उसको मेजर करना है। क्लियर? तो आपका पूछने का तरीका मालूम होना चाहिए। आराम आया। और दूसरी बात, सारे लोग गलती करते हैं, दर्द में आराम कितना आया पूछते हैं। जी नहीं, टोटल फंक्शन, उसकी चाल, उसकी स्टिफनेस, पैर मोड़ने पे दर्द, चलने पे, बैठने पे, सारी चीज करना है। और तीसरी गलती जो सबसे जबरदस्त करते हैं, हम पेशेंट का घुटना दर्द वाले को तुरंत बोलते हैं देखिए हम सीढ़ी चढ़ा के दिखा दिए। गलती मत करिएगा। घुटना दर्द वाले पेशेंट को तो हम सीढ़ी चढ़ने ही नहीं देते, और आप सीढ़ी चढ़वा के वीडियो बना रहे हो। ऑर्थोपेडिक सर्जन वहीं से भगा देगा आपको, कहेगा अरे पहले काम तो सीख लो। बरोबर। अब दूसरी गलती क्या करते हैं, हम नीचे बैठ के खड़ा कर देते हैं, देखिए अभी इसको हमने नीचे बैठा दिया। ये गलती मत करिएगा, हम नीचे बैठने ही नहीं देते। ये दोनों गलतियों करके ही तो पेशेंट आपके पास आया है, और वही गलती आप कर रहे हो। तीसरी गलती करते हैं, पलाथी मार के बैठा देते हैं, बोला देखिए हमारे ट्रीटमेंट के बाद ये पलाथी मारने लग गया। अरे वो पलाथी मारने की पोजीशन खत्म, उम्र के हिसाब से अब बदलाव जरूरी है। अब पलाथी नहीं मारना है। और चौथी गलती ये करते हैं, हम सारे एक्सरसाइज उसको देते हैं जिससे उसके घुटने के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो याद रखिएगा, चलिए गोल्डन रूल नोट कर लीजिए। पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज, नी पेन पेशेंट को ऐसा नहीं बताना है जिससे उसके घुटने के ऊपर 1 ग्राम वजन भी अतिरिक्त पड़ता हो। 1 ग्राम भी वजन उसके नी को डैमेज करेगा। अतिरिक्त की बात हो रही है, यानी उसके घुटने पर वेट वाली कोई चीज की एक्सरसाइज नहीं होगी। तो लिख लीजिए इस वर्ड को। पेशेंट को जितने भी रिकमेंडेशन होंगे वो होंगे नन
वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज। वेट बेयरिंग उसको डैमेज करेगा। और सारे लोग क्या करते हैं, हमारे एक्यूपंक्चरिस्ट कहते हैं मॉर्निंग वॉक करो, आप तो बिल्कुल नहीं कराना है, घुटना चला जाएगा, सर्जरी हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि सर सारे घुटने दर्द में नहीं, पहले आपको एग्जामिनेशन करना सीखना होगा कि कैसे एग्जाम करके किस पेशेंट को मॉर्निंग वॉक के लिए बोलना है और किस पेशेंट को बिल्कुल नहीं करने देना है। और याद रखिएगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन पहला सलाह देता है वजन कम करो, घुटना खराब हो रहा है, और वो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक खाना खाने के बाद घूमना स्टार्ट कर देता है। और याद रखिएगा, ऐसे पेशेंट एक न एक दिन फिर सर्जरी कराते हैं। तो बिल्कुल आपको इंफॉर्मेशन होना। अब ये, अब मेरी कोई बात मत मानो, अरे सर सब तो घूमते हैं, सब तो ऐसे करते हैं, घूमने से वजन कम नहीं होता है। आपको अच्छी काउंसलिंग करनी आनी होगी, डाइट न्यूट्रिशन के साथ आपको नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से ही वेट रिड्यूस करना है, स्लो करना है, और कोई तरीका नहीं है। घूमने से घुटने खराब होंगे, वजन कम नहीं होगा। बराबर। तो चलिए, अब आप ये जितने भी क्वेश्चन थे, उसके साथ अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन से चीजें मैं पेड क्लास में सिखाऊंगा और कौन से मैं फ्री में सिखाऊंगा। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन वाली चीजें ये फ्री की है, और जो प्रैक्टिकल क्लास होगी जिस पर मैं करके दिखाऊंगा क्लिनिकल माहौल, वो सिर्फ पेड क्लास वालों के लिए होगी। बाकी फ्री क्लास में करते रहूंगा। तो पेड क्लास में अभी जो फ्री के क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अकेला है, अभी ये कुंवारा है, वैलेंटाइन डे पास में है, तो सीधी सी बात है, अभी मेरे को क्या करनी है, LI 11 की सगाई भी करवानी है। तो सगाई किससे कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि भैया इसको अगर जीवन साथी चाहिए तो कौन सा चाहिए। क्योंकि पॉइंट की जो प्रोटोकॉल बनते हैं ना, प्राय आदमी पूछता है सर कौन सा पॉइंट लगाएं, कैसा प्रोटोकॉल बनाएं। ये आपका दिमाग खुद बताना शुरू कर देगा कि कौन सा पॉइंट बताए, किसका साथी कौन होगा, कौन किसका दुश्मन है, किसको पहले बुलाएगा, कौन गर्लफ्रेंड है, कौन बीवी है। बराबर। तो इसका पार्टनर कौन होगा, ये आपको सीखना है। ठीक है। एक तो होगी इसकी पत्नी और एक होगी इसकी मासूका। ठीक है। तो मासूका को भी नहीं भूलना, पत्नी को भी नहीं भूलना, दोनों आप सीखेंगे तो आपका प्रोटोकॉल अपने आप बनेगा। नंबर 2, एक्यूरेट पॉइंट का लोकेशन कैसे लेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी का खेल है पूरा। घर में हम घुसते हैं, बहुत सारे स्विच बोर्ड है, उंगली लगाते हैं, पंखा की तरफ देखते हैं, फिर दबाते हैं, पंखा देखते हैं, ऐसा खेल थेरेपिस्ट नहीं करता। थेरेपिस्ट को पता होता है कौन सा स्विच दबाएंगे तो पंखा घूमेगा, कौन सा स्विच दबाएंगे तो बल्ब जलेगा। हिट एंड ट्रायल नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। तीसरी चीज, हाउ टू डू नीडलिंग। नीडलिंग हम कैसे करेंगे, क्लिनिकल नीडलिंग एक अलग खेल है, वो कैसे करेंगे। उसके बाद जो लोग क्लिनिकल एक्यूपंक्चर नहीं करते उनको एक्यूपेन से काम कैसे करना है, और निडल का स्टिमुलेशन मशीन के बिना एक्यूपेन से कैसे देना है, और LI 11 से ऑन स्पॉट फर्स्ट डे रिलीफ या रिजल्ट कैसे देना है। याद रखिए, मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किया, रिलीफ और रिजल्ट। रिलीफ का मतलब हो गया आराम, और रिजल्ट का मतलब हो गया परमानेंट। यानी वो फिर वो कंप्लेन लेकर नहीं आएगा, वो दूसरा कंप्लेन लेकर आएगा। तो रिलीफ और रिजल्ट ये दोनों कैसे देने हैं। उसके अलावा घर में LI 11 के साथ पेशेंट कैसे उसके साथ एक्यूप्रेशर करेगा, ये पेशेंट को सिखाना होगा। क्योंकि 23 आवर्स पेशेंट खुद के साथ रहता है, आपके पास 1 घंटे के लिए आता है। बॉडी मसल्स वापस स्पाज्म कंडीशन में जाने लगती है, तो उसको कैसे रोकना है। कि याद रखिएगा, हमें भी दिन में 3 बार भूख लगता है, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं। तो आपका ट्रीटमेंट परमानेंट कैसे रहेगा, जब पेशेंट उसका कॉपरेट करेगा। तो पेशेंट को कैसे कॉपरेट करना है वो सिखाना बहुत जरूरी है। और पेशेंट उसको करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि पेशेंट पेशेंट का दो बातें होती है। पेशेंट जैसे ही करता है उसको आराम आता है, तो पेशेंट को समझ में आ जाता है ये करेगा तो फायदे में रहेगा। तो पेशेंट प्राय कहता है कितने दिन करना होगा, तो उससे पूछिए कितने दिन आराम चाहिए, कितने दिन आराम चाहिए। या उससे उल्टा पूछिए, आप रोज सोते हैं, बोला हाँ मैं तो रोज सोती हूँ रोज। अच्छा रात रोज होता है, बोला हाँ रात रोज होता है। अच्छा रोज जागते हैं, हाँ रोज जागते हैं। अच्छा रोज ब्रश करते हैं, बोला हाँ रोज ब्रश करते हैं। रोज पूजा करते हैं, रोज पूजा करते हैं। ये बॉडी किसका है, बोला मेरा। अच्छा ये घुटना किसका है, मेरा। तो बोला इसकी हिफाजत कौन करेगा, मेरे को पैसा कब तक देना चाहते हो। बोला नहीं मैं तो ठीक होके जाना चाहती हूँ। तो सीधी सी बात है, संभालो खुद को, खुद को संभालो।
सिंपल आंसर पेशेंट के समझ में आ जाना चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो हम लोग अब थोड़ा सा रुकते हैं, और बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको रोकते हैं और पावर पॉइंट स्लाइड से आप लोगों को बताने की चेष्टा करते हैं। जो आज मैंने बताया उसके लोकेशन वगैरह को थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी चीज समझा देता हूँ, और आगे की क्लास की रूपरेखा और आपको बताता हूँ। क्लास अभी इस ये LI11 बहुत खंडों में चलेगा, ठीक है? ये छोटा सा जिस्ट आपको बताया, ये बहुत खंडों में चलेगा, तो वो एक एक खंड में आपके सामने लाते रहूंगा। तो मैं मनोज खंडेलवाल, लाइव विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, सिर्फ कॉल के लिए 7002506486। इस पर व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है, सिर्फ मिस कॉल दीजिएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे किसी भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए 9435021306। और इस पर कॉल की सुविधा नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप की सुविधा है। और नीलम मैडम का नंबर, वो हमारी मॉडरेटर है, वो सारे मैसेज में रहता ही है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, उस पर कॉल और व्हाट्सएप दोनों है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फ्री के प्रोग्राम आप लोगों को लगातार दे ही रहा हूँ और आगे भी देते रहूंगा। हमारे लाइफ विद खंडेलवाल जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें 200 से ज़्यादा वीडियो पड़े हैं, वो आराम से देख लीजिए। और मैंने अभी आपको टाइगर वार्म ऑक्सीडेशन का बारे में बताया है, वो वहाँ पर 8 वीडियो है। चाहे तो आप लिंक जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया इससे मांग लीजिए, नीलम जी से मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे, और उसको देखिए तो थोड़ी समझ बढ़ेगी कि हमको मोक्सिवेशन में कैसे एंट्री करनी है। तो मैं मनोज खन्ना लेता हूँ इजाजत, और आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से LI11 के दूसरे स्टेप की तरफ लेकर चलता हूँ। नमस्कार।